वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। हम लोग कवर कर रहे थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि इससे पहले मैं ज्योग्राफी आप लोग को कंप्लीट करा चुकी हूं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है, जहां हम लोग जीएस सेक्शन को कवर कर रहे हैं। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं यूपी पीसीएस या फिर आरओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, या अभी आने वाले कुछ न्यू एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन आप बेहतर ढंग से करना चाहते हैं और एक साथ आप सारा स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर आप अपना कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। और जैसे ही कोर्स आप परचेज़ करेंगे, ज्ञान से कूपन कोड ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ये कूपन कोड अगर आप अप्लाई करते हैं तो 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बेहतर स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज़, पेड क्विज़। इसके साथ साथ आप डाउट क्लियर करने के लिए एक अलग से ग्रुप बनाएगा जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप फुल पेड कोर्स ले सकते हैं या फिर से PDF परचेज़ करनी, वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया, आप उन पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो आज की जो हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं, वैसे तो हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे वायसराय और गवर्नर जनरल, वो कंप्लीट हो गए थे, लेकिन उनसे भी रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि वन लाइनर फैक्ट्स के फॉर्म में आपको लर्न करना और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इन्हीं के साथ में आप कवर कर लेंगे, तो वहीं पर आपको जो चीज़ें नहीं याद है वो शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो सीमा शुल्क अवकाश की नीति है वो 1882 से 1894 AD के बीच में अपनाई गई थी। भारत के अनेक व्यक्तियों में से 3 भारतीय थे, इसमें नौरोजी, रनाडे और RC दत्त। इन्होंने 1870 से 1905 के दौरान भारत पर ब्रिटिश राज्य का ज्वलंत आर्थिक विश्लेषण किया था। अगर पुराने गारंटी व्यवस्था के अधीन देखा जाए तो रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को 5% गारंटित लाभांश का आश्वासन था। मॉरिस ने अपनी पुस्तक में तर्क भी दिया था कि औपनिवेशिक काल जो है, ये भारतीय उद्योगों का विकेंद्रीकरण इसमें जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। और आर्थिक इतिहासकार की रिएक्टर सारणी पर मापा गया अब तक का सबसे जो व्यापक भूचाल था, यह कथन द ग्रेट डिप्रेशन से संबंधित है। फिर दस्तक देखिए क्या होता था। पुराने टाइम में हमने कई बार इस बात को डिस्कस किया है कि दस्तक मिलता था, तो इन अंग्रेजी कंपनियों को क्या ऐसा दस्तक था जो दिया जाता था जो उनके लिए फ़ायदेमंद था। तो दस्तक एक तरह का परमिट था। अब ये परमिट कैसा था, जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से व्यापार करने के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होती थी। तो 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में शोरा और सूती वस्त्र प्रमुख हुआ करती थी। दस्तक आपको समझ में आया। और 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात क्या क्या वस्तुएं की जाती थी, उसमें ज़्यादातर शोरा और सूती वस्त्र थे। अब बात करते हैं फैज़पुर की। तो फैज़पुर फेमस है कांग्रेस के अधिवेशन के लिए। 1937 में आयोजित होता है बंगाल में ही है फैज़पुर, यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन और 13 सूत्री अस्थायी कृषि नीति की घोषणा भी यहाँ पर की गई। और भारत में 1800 से 1850 ईस्वी के काल को अनौद्योगिकरण के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यास्त का कानून, इसको भी याद कर लीजिए, ये ब्रिटिश सरकार की स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। आप सभी ने इससे पहले की जो क्लास थी गवर्नर जनरल से पहले वाली, अगर आपने क्लास नहीं की है तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने कृषि से रिलेटेड और आर्थिक नीतियों से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स याद कराए थे, जिसमें मैंने स्थायी बंदोबस्त हो गया या महलवाड़ी व्यवस्थाएं, रैयतवाड़ी व्यवस्थाएं, भू राजस्व की जितनी व्यवस्थाएं उस समय पर वो डिस्कस की थी। तो जिसमें से स्थायी बंदोबस्त की जो भू राजस्व की व्यवस्था थी उसी को सूर्यास्त का कानून कहा जाता था। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का जो पिता है वो मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। महलवाड़ी बंदोबस्त इसी में भी आता है, जो हम लोगों ने भू राजस्व व्यवस्था पढ़ी थी, इसमें ये भी थी। और इस नीति की पहल जो है 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। इसके अलावा एक कम्योटी प्रथा भी हुआ करती थी, ये बंधुआ मजदूरी का एक रूप था, ठीक है। और बैंक ऑफ कलकत्ता भारत में स्थापित होने वाला ये पहला वाणिज्यिक बैंक था। RP दत्त ने औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 3 चरणों में बांटा था। पहला तो मुक्त व्यापार था, वाणिज्यिक पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद। कार्ल मार्क्स ने इसे 4 चरणों में बांट दिया। कौन कौन से? व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। तो ये 4 तरीके से कार्ल मार्क्स ने विभाजित किया और RP दत्त ने 3 चरणों में, मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद।
ब्रिटिश भारत में रेलवे उपयोगिता पर बाल गंगाधर तिलक ने टिप्पणी भी की थी कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है या दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की थी, जो कि लागू कब किया गया था तो आप याद रखिए 1665 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। खत्म किसके समय पर किया गया? हेस्टिंग के समय पर 1772 में। और राजकीय कोषागार का जो स्थानांतरण है वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया गया था। सहायक संधि के बारे में तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए प्रथम सहायक संधि जो है वो 1765 ईस्वी में की गई थी अवध से, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था। और 1789 ईस्वी को घोषणा द्वारा बंगाल में दासों का निर्यात बंद किया गया। इसके अलावा 1811 ईस्वी और 1823 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून भी बनाए गए। अगला आता है 1833 ईस्वी का चार्टर, और इस एक्ट में दासता को शीघ्र और अति शीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर ने कानून बनाने को भी कहा था। 1843 समय की बात है। 1843 ईस्वी में समस्त ब्रिटिश भारत में क्या हुआ था? दासता को अवैध घोषित किया गया। 1860 में आता है जो 1860 का अधिनियम, इसमें भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया था। तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे कुछ चरणों में दासता को ख़त्म किया गया। सबसे पहले 1789 में, फिर 1811 से 1823, 1833 का चार्टर आता है, फिर 1843, 1860 में जो भारतीय दंड संहिता है उसमें भी दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। पर 1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट बनाया गया था। अब आउट्रम ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, कब? 1856 में, और इसी को आधार बना लिया गया अवध के अधिग्रहण के लिए। प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई 1853 में बंबई से ठाणे। किसके समय पर? समय याद कर लीजिए, पिछली क्लास में पढ़ा था, डलहौजी के समय पर। रेल यात्रा का प्रारंभ किया जाता है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा। किसके द्वारा किया गया था पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला के द्वारा। रेलवे का जो सर्वाधिक विस्तार है वो 1900 ईस्वी के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाला डलहौजी ही था। 1857 की जो क्रांति हुई, इसके महत्वपूर्ण परिणाम क्या क्या थे वो भी देख लीजिए। तो महारानी ने उद्घोषणा की, और ये उद्घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को। तो इलाहाबाद में जो दरबार हुआ उसमें कैनिंग के द्वारा ये उद्घोषित किया गया था। अगले हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके बारे में भी जान लीजिए। इन्होंने बहुत प्रयास किया था विधवा पुनर्विवाह के लिए, और इनके प्रयासों के फलस्वरूप कैनिंग के समय पर जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है 1856 में पारित हुआ था। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। इन्होंने एक बंगाली प्राइमर वर्ण परिचय की रचना की थी, जो आज भी और बंगाली भाषण में एक अलग आधुनिक गद्य शैली विकसित करने में इस्तेमाल किया जाता है। इनकी उदारता के कारण ही कवि माइकल मधुसूदन दत्त ने पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर को दया सागर अर्थात उदारता का सागर के रूप में एक उपाधि भी प्रदान की थी। धोंदो केशव कर्वे के बारे में जान लीजिए। इन्होंने भी विधवाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे, और 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना भी की थी। इसमें आप नाम याद रखिएगा, धोंदो केशव कर्वे का। अब देखिए इसमें लेक्स लोकी एक्ट दिया गया 1850 का। अभी यूपीपीएससी के आप एग्जाम्स देखेंगे, इनमें क्या करते हैं, ये एक्ट्स दे दिए जाते हैं और इनको क्या करना होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होता है। आई थिंक अभी आरओ का ही एग्जाम हुआ था, उसमें ये आए हुए थे एक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए। तो आपको इन्हीं से ही याद करना होता है इनकी डेट। तो एक एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोरिंग जरूर लग सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आप 2-4 बार रिपीट करके ज़रूर देख के याद कर सकते हैं। तो लेक्स लोकी एक्ट 1850 में आया था। ये था क्या? पैतृक संपत्ति को विरासत में पाने के मामले में धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया था। इसमें ईसाई धर्मांतरितों को अपनी पैतृक संपत्तियों को प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। तो डेट याद कर लीजिए, क्यों आया वो भी याद कर लीजिए। अब एक पर्सन है, इनके बारे में आपको जानना है, कंदुकुरी वीरेशलिंगम। ये 1848 से 1919 के बीच इनके समय रहता है, और ये अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने 40 विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था की थी, और विधवा पुनर्विवाह पर उनके प्रयासों के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा उनकी सराहना भी की गई थी। इन्होंने महिलाओं की बेहतरी के लिए बहुत प्रयास किए, और इनके प्रयासों को स्वीकार करते हुए एमजी रानाडे ने इन्हें कहा दक्कन का ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
उन्होंने विवेक वर्धिनी नाम से तेलुगु में एक पत्रिका भी शुरू की थी और सती हित बोधिनी जैसे अपने अन्य प्रकाशनों के माध्यम से जो अंधविश्वास फैले हुए थे, बाल विवाह, जाति व्यवस्था, देवदासी प्रथा, रिश्वतखोरी और बहुत सारी कुरीतियों के बारे में इन्होंने उसमें विरोध प्रदर्शन किया था, अपना विरोध जाहिर किया था। 1857 का विद्रोह तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद रानी की उद्घोषणा होती। क्या होती वो देखिए। तो 1858 की रानी की उद्घोषणा 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। इसे 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और 1 नवंबर को लागू हुआ था। इस उद्घोषणा की घोषणा 1 नवंबर 1858 को कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में आयोजित एक कोर्ट में की गई थी। फिर हैं सर पीसी इल्बर्ट, जो वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे, और 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल पूछा जाता है या क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। कुछ 2-4 चीज़ें दे दी जाती हैं और बोल दिया जाता है इनको आप अरेंज कर लीजिए। तो इल्बर्ट बिल विवाद कब आया, इसको आप याद रखिएगा, 2 फरवरी 1883, इसलिए मैं डेट रिपीट कर रही हूँ। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी जो प्रयास है वो 1784 ईस्वी में किया गया, कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ आरंभ हुए थे। और 1861 ईस्वी में कैनिंग के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था और 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग ही बना दिया गया था। तो सरकार के द्वारा जब ये अलग विभाग बनाया गया तो ये किसके समय पर, पहले तो याद रखिए कर्जन के समय पर, और कर्जन के समय में ही इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर मार्शल को, जो जॉन मार्शल थे, इनको प्रथम महानिदेशक भी बनाया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर पेड कोर्स का आपको देखेंगे कॉल या मैसेज के लिए नंबर भी दिया गया है, आप इन पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। इसकी PDF चाहिए या अदर कोर्स भी परचेज करना है तो इसके साथ साथ ऐप के लिए मैंने आपको जानकारी दे दी गई है। इसके साथ ही मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पर आप आसानी से नए इनिशिएटिव्स भी देखने को पाएंगे। तो आपको दिक्कत नहीं होगी कॉल या मैसेज करके जानकारी लेने के लिए, क्योंकि आप वहीं पर देख सकते हैं आपके सारे कोर्सेज। और कूपन कोड मैंने बता दिया, आप अप्लाई करेंगे 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड है ज्ञान सर, ओके, ये अप्लाई करके आप पा सकते हैं 20% का तुरंत डिस्काउंट। कुशल अकर्मण्यता, ठीक है, मास्टरली इन एक्टिविटी, इस शब्द के बारे में जान लीजिए क्या है। तो ये JWS वाइली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। औपनिवेशिक शासन काल में भारत सरकार के गृह शुल्कों से तात्पर्य था कि इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय है। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। और 1793 में मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ की गई थी कॉर्नवालिस के समय पर। इसे और किस नाम से जानते थे, तो इस्तमरारी हो गया, जागीरदारी हो गई, मालगुजारी हो गई, बिस्वेदारी है, इन और भी नामों से जाना जाता था। अब ये व्यवस्था लागू कहाँ पर हुई, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में लागू की गई थी। अगर बात की जाए तो ब्रिटिश भारत का जो कुल क्षेत्रफल था उसके 19% भाग पर इसको लागू किया गया था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी के रूप में घोषित कर दिया गया था, जिसे भूमि के लगान का 10/11 जो भाग होता था वो कंपनी को देना था और 1/11 भाग जो था वो अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई जो दूसरी व्यवस्था थी वो रैयतवाड़ी थी। इस व्यवस्था के जो जन्मदाता थे वो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे लागू कहाँ किया, तो तमिलनाडु के बारामहल जिले में। ये बात हो गई भू राजस्व व्यवस्था की। लेकिन अब बात करते हैं धन के बहिर्गमन की। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया दादा भाई नौरोजी ने और इसके सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। अब इनकी पुस्तकें भी याद करना इंपॉर्टेंट ही है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये सारी बुक है किसकी, दादा भाई नौरोजी की। इसमें इन्होंने अपने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके माध्यम से इन्होंने अपवाह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने का जो सिद्धांत है ये भी दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक में लिखा था। दादा भाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी ही पहले भारतीय थे। और दादा भाई नौरोजी ने ही 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की।
हमें यह समझना होगा कि शासक लोगों के लिए होता है, लोग शासक के लिए नहीं होते। ये कथन किसका है? तो दादा भाई नौरोजी का। और इन्होंने ही 1883 में बॉम्बे में वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र की शुरुआत की और बाद में इसे इंडियन स्पेक्टेटर में शामिल किया था। रमेश चंद्र दत्त की बात करते हैं, इन्होंने भी धन बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया था। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। रॉलेट एक्ट के बारे में कौन नहीं जानता? 1919 में आया था। ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का इसमें अधिकार दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वन लाइनर फैक्ट्स हैं। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद कुछ फैक्ट्स ऐसे ही डिस्कस कर लिया करेंगे, जो आपको क्या करना है, याद करना है। डेली की क्लास में आपको रिपीट करना है 2-4 बार और इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इसके साथ साथ आपको क्या करना है मैंने बताया। अगर आपको और कोई कोर्स परचेज करना है, कोई भी जानकारी लेना है, तो आपको नंबर दिए गए हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल प्ले स्टोर पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हैं वो भी कमेंट करके बताइए। आपकी क्लासेस कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।